opening is known as glottis. ठीक, अब जब हम लोगों की जो थोरेसिक केस है और इस ट्रैकिया के अंदर सी से कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है, सी से कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है, कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है। कल हम लोगों ने देखो रेस्पिरेशन में क्या है कि हम लोगों का रेस्पिरेशन और प्लांट का रेस्पिरेशन बिल्कुल सिमिलर है, बस डिफरेंस क्या है कि हम भी O2 लेते हैं, वो भी O2 लेते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पर। लेकिन अगर सडनली हम किसी से पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट रेस्पिरेशन एंड एनिमल रेस्पिरेशन, तो सब लोग ये आंसर देते हैं कि हम O2 लेते हैं, वो CO2 लेते हैं। नो डाउट वो CO2 लेते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और वो O2 लेते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे ही। होता क्या है कि जो हम O2 जो हमारी नीड होती है, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये जो गैसियस एक्सचेंज चल रहा होता है हम लोगों में, हम CO2 लिबरेट करते हैं, तो वो जो CO2 लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं और स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करके O2 वो इनटेक करते हैं। तो उनके अंदर हम लोग की जो सेलुलर रेस्पिरेशन उसकी साइकिल चलती है, जिनको हम लोग रेस्पिरेटरी साइकिल बोलते हैं। जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे तो माइटोकॉन्ड्रिया में बताते हैं कि रेस्पिरेटरी हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं, रेस्पिरेटरी हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। बस इतनी समझ में आ गई। हाँ। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इन द ट्रैकिया, ट्रैकियल ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटिस। ट्रैकियल ओपनिंग को ग्लॉटिस के नेम से जानते हैं, ट्रैकियल ओपनिंग को ग्लॉटिस के नेम से जानते हैं, और इसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। चेयर दे दीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा, कल जो रेस्पिरेशन तुमने पढ़ा था वो समझ में आ गया था? जो रेस्पिरेशन पढ़ा था वो समझ में आ गया था? पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आ गया था? तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि ट्रैकियल ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटिस, और इसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है। तो जो हम लिखे ना वो तुम नोट करते रहना, ठीक है? चेक ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करती, इतनी बात समझ गए? अगर कोई पूछता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ट्रैकिया है उस ट्रैकिया के में अंदर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है, तो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग का क्या यूज है? ऐसे बैठ जाओ, बहुत पास नहीं लगा, ऐसे बैठो। और यहाँ पर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है, ट्रैकिया कोलैप्स ना करे, जिसकी वजह से यहाँ पर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अगर कोई कहता है कि ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग का क्या यूज है, तो हम बताएंगे इन द ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज रिंग्स ट्रैकिया डजंट कोलैप्स। ट्रैकिया कभी चिपकेगी नहीं, ट्रैकिया कभी टूटेगी नहीं। हाँ, हम लोग अगर फांसी वगैरह लगाते, जो लोग सुसाइड करते हैं, तब यहाँ पर हाइपोक्सिया होने लगता है, ऑक्सीजन नहीं जा पाता, जिसकी वजह से डेथ होती है। ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करेगी और लंग्स कभी एम्प्टी नहीं होंगे, लंग्स कभी एम्प्टी नहीं होंगे, एम्प्टी नहीं होंगे, नेवर, नेवर लंग्स एम्प्टी। बात समझ गए? लंग्स कभी एम्प्टी नहीं होंगे। और लंग्स की जो यूनिट होगी, लंग्स की जो यूनिट होगी वो होगी एल्वियोलाई। यूनिट ऑफ लंग्स जो है वो है हम लोगों की एल्वियोलाई। बात समझ गए? हम लोगों ने कल देखा था, एक था हम लोगों का सेलुलर रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में देखा था ना, सेलुलर रेस्पिरेशन, याद है ना परी? सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन था। इंटरनल रेस्पिरेशन में टिश्यू रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन था। परी सुन रहे हो? हाँ मैम। हाँ देखो, उसके बाद क्या सेलुलर रेस्पिरेशन था, तो हम सेलुलर रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है तो एनारोबिक। बात समझ गए? अगर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेशन हो रहा है, अगर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ O2, रेस्पिरेशन को डिवाइड करें तो रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप, इज ऑफ
टू टाइप्स। बात समझ गए? नंबर वन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ O2 रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप। नंबर वन है एरोबिक यानी प्रेजेंस ऑफ O2, ये प्रेजेंस ऑफ का सिंबल है। एनएरोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ CO2, एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2। बात समझ में आ गई? एब्सेंस ऑफ O2। हमने ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक जनरल रिव्यू दिया था कि हम लोगों को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करना है तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से करेंगे। नॉस्ट्रिल से एयर को ले गए और ट्रैकिया तक पहुंचाया तो डिसॉल्व स्टेट में लेकर गए। ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लोटिस बोलते हैं, इस पे कार्टिलेजिनस एक कवरिंग है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया की ओपनिंग ग्लोटिस, ग्लोटिस पे ढक्कन एपिग्लोटिस। जिस समय इंगल्फिंग करेंगे उस समय ये एपिग्लोटिस बंद हो जाएगी और फूड चला जाएगा हम लोग का फूड पाइप में। आगे देखते क्या है कि जब हम लोग रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखते हैं तो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू हो रहा है। लंग्स की यूनिट एल्वियोलाई होती है। तो रेस्पिरेशन हम लोग का टू टाइप का है, एक हो गया हम लोगों का सेलुलर रेस्पिरेशन और एक हो गया हम लोगों का टिश्यू रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके जो रेस्पिरेशन इनसाइड सेल होता है उस रेस्पिरेशन को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के नेम से जानते हैं। इनसाइड सेल जो रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। बात समझ गए? सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड दो साइकिल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड वन इज क्रेब्स साइकिल, थर्ड वन इज ETS। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स और ETS। तो जो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ O2 अगर हम देखेंगे रेस्पिरेशन को तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बेसिस पे जो रेस्पिरेशन है वो टू टाइप का होगा। एक होगा एरोबिक और दूसरा होगा एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होगा प्रेजेंस ऑफ O2 और एनारोबिक का मतलब होगा एब्सेंस ऑफ O2। जो बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसको हम लोग फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं। फर्मेंटेशन बोल सकते हैं क्योंकि फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन बट fermentation always occurs outside body. Fermentation always occurs outside body due to the presence of fermenters that is yeast and bacteria. जो fermentation है वो outside body हमेशा होगा, उसके लिए fermenters की नीड है। और fermenters कौन है? fermenters हैं हम लोगों के कौन है? yeast यानी फंजाई और बैक्टीरिया, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन में यूज किए जा सकते हैं। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में यूज किया जाए दैट इज नोन एज फर्मेंटर। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में यूज किया जाए दैट इज नोन एज फर्मेंटर्स। बात समझ में आ गई? बात इतनी क्लियर हो गई बेटा? ले लो ऐसे, लिख तो पाओगे नहीं? हाँ मैं मैसेज से ले लेती हूँ। लिख लो बाद में लिख लेना और नोट अच्छे से कर लेना। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है और ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से तैयार कर लेना, आगे फ्यूचर में काम बहुत आती है। ठीक है? हम लोग देखते क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से अब जो साइकिल होती है, ले लिया ना? रब कर दे। हाँ मैम। जब हम लोग की रेस्पिरेटरी साइकिल होती है बेटा तो रेस्पिरेटरी साइकिल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं कि हम लोग जो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो रेस्पिरेशन के टाइम पर सबसे पहले देखते क्या है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस को डन करने के लिए रेस्पिरेटरी एंजाइम यूज होते हैं। तो वो रेस्पिरेटरी एंजाइम कौन कौन से हैं जिससे हम लोग ये एंजाइम सिस्टम पढ़ देंगे। रेस्पिरेटरी एंजाइम जिससे हम लोग एंजाइम सिस्टम पढ़ लेंगे तो एंजाइम जो होते हैं किसी भी प्रोसेस को कैटलाइज करने में हेल्पफुल होते हैं। कहाँ पर कौन सा एंजाइम लग रहा है ये हम लोगों को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एटीपी से एडीपी बने, ठीक, या जस्ट वाइस वर्सा हो जाए, एटीपी से एडीपी बने
एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बस समझ गए। अगर एटीपी से एडीपी बने तो ये हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट की कमी हो गई। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये प्रोसेस? इन द प्रेजेंस ऑफ O2, in the presence of O2, presence of O2। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बात समझ गए? फॉस्फोराइलेशन, इतनी बात समझ में आ गई। इन्होंने क्या कहा? when ATP convert into ADP और just vice versa, अगर ATP ADP में चेंज हो जाए या ADP ATP में चेंज हो जाए तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो अगर ऑक्सीजन को हटा दे तो दैट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और अगर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती तो इसको बोलते फोटोफॉस्फोराइलेशन। बात समझ गए? कौन कन्वर्ट हो रहा है कौन में? एटीपी कन्वर्ट हो रहा है एडीपी में और एडीपी कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में। तो इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ O2। This process occurs in the presence of O2, then this process is known as oxidative phosphorylation। बात समझ गए? और during this process जो एंजाइम यूज हो रहा है, एंजाइम इज यूज्ड that is known as काइनेज। इसको जन्म जिंदगी जब भी हो तब याद रखने की कोशिश रखना कि काइनेज एंजाइम ऑलवेज यूज्ड इन दिस प्रोसेस व्हेन एटीपी से एडीपी या एडीपी से एटीपी कुछ भी हो तो एंजाइम लगेगा काइनेज। इज इट क्लियर? बस समझ में आ गई? एटीपी से एडीपी बने, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी से एटीपी बने एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जस्ट वाइस वर्सा हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ O2 हुआ तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंजाइम इज यूज्ड इज नोन एज काइनेज। एंजाइम जो यूज हो रहा है दैट इज नोन एज काइनेज। परी क्लियर हो गया? परी हाँ मैम। अरे मैम वो माइक नहीं खुल रहा था। अच्छा क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ मैम। अब जरा देखो, ये तो पहला एंजाइम हो गया, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन। एक, ये प्रोसेस क्या होती है? ठीक, ये प्रोसेस क्या होती है? अगर एटीपी से एडीपी या जस्ट वाइस वर्सा हो जाए, एडीपी कन्वर्टिंग टू एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, then this process is known as oxidative phosphorylation and during this process enzyme is used is known as kinase। बात समझ गए? अब कहीं पर भी आपको एंजाइम लर्न नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है और ये एक शॉर्ट नोट तैयार हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई परी? अफरीन? हाँ मैम। क्लियर होगी? उसके बाद जरा देखो, अब हम क्या देखते हैं कि NAD, ठीक, NAD act as NAD2H plus, NAD2H plus is equal to nicotinamide adenine dinucleotide, अगर P लगा होगा, अगर NADP2H प्लस लगा हुआ है या NADPH प्लस लगा हुआ है तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट भी लिख सकते हैं, फॉस्फेट
लिखते हैं, इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पर NADP हमने नहीं लिखा है। NAD2H प्लस निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, अगर लगा है पी तो फॉस्फेट, नहीं तो कोई बात। इट एक्ट एज हाइड्रोजन कैरियर, इट एक्ट एज हाइड्रोजन कैरियर, बस समझ गए। यह हाइड्रोजन कैरियर की तरह वर्क करता है, यानी हाइड्रोजन को कैरी करता है। ठीक, बस समझ गए, बात इतनी समझ में आ गई ना। हाँ मैम। दूसरी बात आती है FADH2। FADH2 को क्या बोलते हैं? फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डाई न्यूक्लियोटाइड अगर फॉस्फेट है तो फॉस्फेट लगाएंगे, नहीं तो फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक, it also act as hydrogen carrier, it also act as hydrogen carrier। बात इतनी समझ में आ गई? हाँ मैम। रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो पहले हम लोग रेस्पिरेटरी एंजाइम देखना है। हमने पहली प्रोसेस देखी, पहली प्रोसेस में हम लोग देख रहे थे ATP कन्वर्ट इनटू ADP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, और एंजाइम कौन सा लगा था? काइनेज। और ये प्रोसेस कौन सी थी? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंजाइम इज यूज्ड दैट इज नोन एज काइनेज। अगर ATP से ADP और ADP से ATP कन्वर्ट होके लगता है तो एंजाइम लग जाता है यहाँ पे काइनेज। बस समझ गए, एंजाइम लग जाता है काइनेज। दूसरी बात क्या देखते हैं? NAD2H प्लस, ये है हाइड्रोजन कैरियर, यानी इसका हाइड्रोजन कैरियर में यूज किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, अगर पी है तो, और अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इट एक्ट एज हाइड्रोजन कैरियर, या हाइड्रोजन कैरियर की तरह वर्क करता है। अनदर हाइड्रोजन कैरियर इज नोन एज FADH2। FADH2, ये 2H प्लस लिखा जा सकता है, इसको H2 लिखते हैं हम लोग। इसका नाम है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और इन दोनों के लगने पे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस enzyme is used that is known as dehydrogenase, dehydrogenase। और एज वर्ड लगाएंगे बेटा, हर एंजाइम के आगे एज जरूर लगाते हैं, चाहे लाइगेज हो, लाइपेज हो, एमाइलेज हो, हाइड्रोक्सीलेज हो, कोई भी हो, एज एंजाइम का सफिक्स है। काइनेज और डिहाइड्रोजिनेज, बात समझ गए? ये दो स्टेप्स हमारी कंप्लीट हो गए, यानी ये दो शॉर्ट नोट तैयार हो गए। एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो राइट दिस प्रोसेस इन दिस कंडीशन। एंड हम लिखेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, तो लिखेंगे व्हेन NAD convert into NAD2H plus, then hydrogen carrier is used, it acts as a hydrogen carrier, formation है nicotinamide dinucleotide, enzyme is used is known as dehydrogenase। बात इतनी क्लियर हो गई बेटा? हाँ क्लियर हो गई ना? बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है। ये नागिन की मूवी कौन देगी? मैंने उधर टीवी चल रहा है। अच्छा, हो गया? हाँ मैम। SS ले लिया? हाँ मैम। रब करें? हाँ मैम। आप जरा देखो, when isomer glucose
6-phosphate, glucose 6-phosphate convert into fructose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, 6-phosphate. Glucose and fructose both are isomer to each other. Glucose and fructose both are isomer. Both are isomer. बस समझ गए? Isomer. Then enzyme is used is known as isomerase. Isomerase. बात इतनी क्लियर हो रही है? बात इतनी क्लियर हो गई? हमने क्या कहा? ग्लूकोज 6-phosphate convert into fructose 6-phosphate. That is no change in structural condition. Glucose and fructose both are isomer to each other and formula is C6H12O6. ठीक? Glucose and fructose both are isomer to each other. When isomers are formed, an enzyme is used and known as isomerase. बात इतनी क्लियर हो गई? ठीक? When ये थर्ड कंडीशन थी, अब आ गई फोर्थ कंडीशन. When one C6 compound break into 2C3 compound, C6 2C3 compound, C3 compound or 2C3 compound form 1C6 compound, then enzyme is used is known as aldolase. बात समझ गए? बात इतनी समझ गए? ये सेकेंड कंडीशन आ गई जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोज 6-phosphate convert into fructose 6-phosphate, then enzyme is used, isomerase, because both are isomer to each other. When one C6 compound break into 2C3 compound, or just vice versa, when C3 compound combined to form C6 compound 1, then it is known as, and process is known as condensation, और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा that is known as aldolase. During this process enzyme is used known as aldolase. बात समझ गए? बात इतनी समझ में आ गई बेटा? अब जरा देखो, when in the organic compound position of phosphate is changed. Phosphate is changed. Position of phosphate is changed. Then during this process enzyme is used. Known as mutase. बात समझ गए? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हो जाती है, जैसे ग्लूकोज 6-phosphate से फ्रक्टोज 1-phosphate बन जाए, तो फॉस्फेट की पोजीशन अभी 6 कार्बन पे थी, अब 1st कार्बन पे हो गई. तो ये जो चेंजमेंट हुआ है नंबर ऑफ कार्बन का,
उसको हम लोग कहते हैं म्यूटेज। अगर फॉस्फेट पहले 6 पोजीशन पे जुड़ा था, 3 पे जुड़ जाए, 2 पे जुड़ जाए, 1 पे जुड़ जाए, 6 से हटकर, तो इस कंडीशन को बोलते हैं म्यूटेज। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई बेटा? हाँ मैम। अब जरा देखो इन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट प्रोसेस, वाटर ऐड हो जाए, वाटर ऐड हो और वाटर रिलीज हो, रिलीज हो, एंजाइम लगेगा इनोलेज, एंजाइम लगेगा इनोलेज। वाटर ऐड हो या वाटर रिलीज हो, एंजाइम लगेगा इनोलेज। CO2, CO2 ऐड हो तो लगेगा कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज। और अगर CO2 रिलीज होगा तो एंजाइम लगेगा डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज। बात समझ गए? डीकार्बोक्सिलेज। हमने क्या बोला कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी स्टार्टिंग से लेके आते हैं कि अगर हम एटीपी से एडीपी बनाए या एडीपी से एटीपी बनाए तो दोनों प्रोसेस कन्वर्जन की चल रही है, दोनों प्रोसेस कन्वर्जन की चल रही है। और इस प्रोसेस को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और अगर यही प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में होती है तो बोलते हैं हम लोग इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन। और अगर ये प्रोसेस हो रही होती है एंजाइम हमेशा कहीं भी लगे तो एंजाइम लगाते हैं काइनेज। हमारे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कैरियर है जिनका नाम है NAD और FAD। तो NAD का मतलब होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अगर P लगा हुआ है तो फॉस्फेट, अदरवाइज उसको लेफ्ट कर देंगे। FAD एक अनदर हाइड्रोजन कैरियर है, इट एक्ट एज हाइड्रोजन कैरियर, बोथ ऑफ एक्ट एज हाइड्रोजन कैरियर, जो हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प करेंगे। तो एंजाइम लगेगा डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम कौन सा लगेगा? डिहाइड्रोजिनेज। बात समझ गए? अगर ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनता है, दोनों इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो एंजाइम लगेगा आइसोमरेज। अगर 1C6 कंपाउंड ब्रेक होता है, 2C3 कंपाउंड बनाता है, ये 2C3 जुड़कर एक C6 कंपाउंड बनाते हैं, तो एंजाइम लगता है एल्डोलेज। एंजाइम लगता है एल्डोलेज। When in organic compound position of phosphate is changed during this process, enzyme is used, is known as mutase. अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट बन जाए तो जो एंजाइम यूज होगा दैट इज नोन एज म्यूटेज। बात इतनी क्लियर हो गई? अब जरा देखो एक प्रोसेस आती है कि हाइड्रोजन रिलीज हो जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए, यानी ऑक्सीजन वाटर ऐड हो या वाटर रिलीज हो, इनोलेज। और अगर CO2 ऐड हो तो कार्बोक्सिलेज, और अगर CO2 रिलीज हो तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम का यूज करते हैं। ले लो SS। ले लिया मैम। ले लिया? तुम लोग कह के ज्वाइन करो। लिख लिया था ना? हाँ मैम। अब जरा देखो, अब आते हैं हम दूसरे स्टेप पे। ये तो हो गया हमारा एंजाइम सिस्टम। अब ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो हमारा छूटा हो। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक यानी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस होती है सेल साइटोप्लाज्म में। इट अकर्स इन सेल साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म जिसको साइटोसॉल भी बोलते हैं, सेल साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर हम पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन में बोले कि नेट गेन कितना होगा, तो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों का, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन
जो एटीपी का प्रोडक्शन है वो 36 और 38 एटीपी का प्रोडक्शन है, एटीपी का प्रोडक्शन है, ठीक। 36 और 38 एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन कितने, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो केवल नेट प्रॉफिट होगा 2 एटीपी का। इट इज अ वास्ट डिफरेंस ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन बेटा उसके बावजूद भी हम लोग देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस को देख लिया और क्रेब्स को देख लिया, तो दोनों साइकिल को मिलाकर हमारी क्रेब्स साइकिल में एक भी एटीपी का अगर सामने देखो तो प्रोडक्शन नहीं होता, एक भी एटीपी दिखता ही नहीं है कि एडीपी से एडीपी बने, एटीपी से एडीपी बने, कुछ भी प्रोसेस ही नहीं दिखती है। उस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि when Krebs cycle attached to the ETS, when Krebs cycle attached to the ETS, then 1 NAD is equal to 3 ATP, बस समझ गए, and 1 FAD is equal to 2 ATP, बस समझ गए। अगर हमारा एक NAD बना है यानी वहां पर 3 ATP काउंट होंगे और टोटल मिलाकर 15 ATP बने, 15 NAD बनेंगे। तो जब 15 NAD अगर मान लो बनते हैं या 10 NAD बनते हैं, तो 10 NAD अगर बन रहे हैं तो 10 NAD इज इक्वल टू 30 ATP हो गया, बस समझ गए। क्योंकि अगर हम क्रेब्स साइकिल को ETS से जोड़ देते हैं तो तब उस प्रोसेस में हम 1 NAD को इज इक्वल मानते हैं 3 ATP के बराबर और 1 FAD को मानते हैं 2 ATP के बराबर। तो जहां 1 NAD बनेगा वहां 3 ATP, जहां 2 NAD बनेगा वहां 6 ATP, जहां पर 2 FAD बनेगा वहां 4 ATP, ठीक। और ऐसे ही क्रेब्स साइकिल में एक जगह पर यूज होता है GTP, इसका नाम है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक्चुअल में होता क्या है कि जब प्रोसेस हो रही होती तो वहां पर इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि एटीपी का प्रोडक्शन हो जाए, तो एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, इसलिए वहां पर जीटीपी का प्रोडक्शन हो जाता है। बात समझ गए, इतनी बात समझ में आई। 1 NAD इज इक्वल टू कितने एटीपी के, 3 ATP, और 1 FAD इज इक्वल टू 2 ATP। और NAD का फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और FAD का फुल फॉर्म क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, बात समझ गए। और GTP का फुल फॉर्म क्या है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितनी बात समझ गए। अब यहाँ पे आती है ग्लाइकोलिसिस। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द ग्लाइकोलिसिस इज कॉल्ड $250